तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस की थी कि वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस क्या होते हैं और एनिमल्स में क्या होते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वेस्टिजियल ऑर्गन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं जो माना जाता है कि उनके एंसेस्टर्स में प्रेजेंट थे, लेकिन और फंक्शनल थे, लेकिन अभी क्या है वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हो गए, यानी कि उनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बचा हुआ है करंट सिनेरियो में। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोल रहे थे? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डाल लेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है स्टेमेनॉइड्स। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्टेमेन जैसा कुछ लग रहा है ना। तो स्टेमेनॉइड्स जो थे ये वेस्टिजियल स्टेमेन थे। इनको हम क्या बोल रहे थे? वेस्टिजियल स्टेमेन। तो ये वेस्टिजियल स्टेमेन देखे गए किसमें? फैमिली लेबेसी में। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 11th में। और उसके अलावा कुकुरबिटेसी में। तो दो फैमिली हैं जिनमें आपको वेस्टिजियल स्टेमेन देखने को मिलेंगे, उसको हम स्टेमेनॉइड बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों दूसरा एक वेस्टिजियल ऑर्गन और प्रेजेंट होता है प्लांट में, जिसका नाम है पिस्टेलॉइड्स, यानी कि पिस्टल से रिलेटेड है। पिस्टेलॉइड्स को बात करोगे तो आप बोलोगे ये प्रेजेंट होते हैं मेल प्लांट। ठीक है, मेल प्लांट में देखे गए। और किस फैमिली के थे ये? कुकुरबिटेसी के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहां से क्वेश्चन सब नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एविडेंसेस हमें मिले वो थे आप बोलोगे कनेक्टिंग लिंक से। तो कनेक्टिंग लिंक से क्या एविडेंसेस थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे अभी भी जो मिलते हैं हमें, उनके पास में दो कैरेक्टर होते हैं, दो ग्रुप्स के या दो फाइलम के। तो कनेक्टिंग लिंक से हमें क्या एविडेंसेस मिलते हैं उनकी तरफ जरा हम देखते हैं। तो एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक, पहला जो एविडेंस था या कनेक्टिंग लिंक था, इसमें एक्चुअल में पूछता है कनेक्टिंग लिंक कौन कौन से कनेक्टिंग लिंक हैं। तो पहला जो कनेक्टिंग लिंक है हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कौन सा? यूग्लिना। क्या पढ़ते हैं? यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये एक प्रोटोजोआ है, फ्लैजेलर प्रोटोजोआ है जिसके पास फ्लैजेला होता है। और इसको बोलते हैं कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल क्यों बोल रहे हैं बेटा प्लांट एंड एनिमल सेल की कनेक्टिंग लिंक? क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और उसके अलावा एनिमल्स के भी इसमें जो है एक्टिविटी देखने को मिलती है। यूग्लिना के बाद दूसरे जो हमारा है वो है प्रोटोस्पोंजिया। प्रोटीरोस्पोंजिया। प्रोटीरोस्पोंजिया की जब बात करोगे आप तो ये होंगे प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के। प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये प्रोटीरोस्पोंजिया। तीसरा देखते हैं हम लोग प्रोटीरोस्पोंजिया के बाद में न्यूपैलिना। ये बेटा आपको याद रखने हैं, एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चंस बनते हैं और यहां से भी बनते हैं। न्यूपैलिना। न्यूप्लेना की बात करोगे तो आप ये कनेक्टिंग लिंक होगा एनेलिडा की। एंड एनेलिडा के अलावा आप बोलोगे दूसरे जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे? मोलस्कन कैरेक्टर होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए
न्यू प्लेना के बाद में पेरीपेटस, ये हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में 11th में। पेरीपेटस, पेरीपेटस की जब आप बात करोगे तो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज पेरीपेटस। पेरीपेटस के बाद में आगे बढ़ेंगे बैलेनोग्लॉसिस। बैलेनोग्लॉसिस जो है वो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। तो इसके पास दोनों कैरेक्टर होंगे, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के, इसीलिए इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। किसके बीच की? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच की। इसके बाद आती है लंग फिशेस। लंग फिशेस हमें पता है किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो आप बोलोगे फिशेस और एम्फीबियंस के बीच, क्योंकि इनके पास लंग्स भी प्रेजेंट थे। तो जो है एम्फीबियंस और फिशेस के बीच की कनेक्टिंग लिंक हो गई। लंग फिशेस के बाद में आप बोलोगे लैटिमेरिया। लैटिमेरियन के केस में आप जाओगे तो ये भी कनेक्टिंग लिंक किसके बीच की है, तो आप बोलोगे बच्चा फिशेस एंड एम्फीबियंस। ठीक है, तो मैंने बताया भी था आपको जब फिशेस को पढ़ाया था। उसके बाद लैटिमेरियंस के बाद में आगे देखोगे आप, एक फिश होती है काइमेरा, अगर आपको याद हो, काइमेरा। और इसको हम बोल रहे थे इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। तो कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक थी वो कौन थी? काइमेरा थी। सब सारी डिस्कस की थी हम लोगों ने ये सब बातें। काइमेरा के बाद में जब नेक्स्ट आप बढ़ोगे तो हमें मिलेगा इक्विडिना। इक्विडिना किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो आपको पता है रेप्टाइल और मैमल के बीच की। इसके बाद इक्विडिना के बाद में लास्ट स्फिनोडोन, जिसको हम टुआ तारा बोल रहे थे, अगर आपको ध्यान है टुआ तारा बोल रहे थे। और ये जो था न्यूजीलैंड में इंडेंजर्ड स्पीसीज था, लिविंग फॉसिल था। और ये किसके बीच की थी कनेक्टिंग लिंक, तो आप बोलोगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के। तो कनेक्टिंग लिंक ये सारे लाइव एनिमल्स हैं, है ना, सारे प्रेजेंट हैं अभी, तो इनका ज्यादातर का जो है एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए आप इसके बाद में नेक्स्ट जो एविडेंस था वो था एटाविज्म से। ठीक है, एटाविज्म क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब है कि किसी भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का रीअपियर होना। तो आप लिख लोगे रीअपियरेंस ऑफ certain ancestral characters। तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स का रीअपेरेंस होना क्या कहलाएगा? एटाविज्म कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं जिनमें ईयर पिन्ना देखते हो आप वो मूव कर लेते हैं। इन सम पर्सन्स तो वो अपने कान को हिला लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑरिकुलर मसल्स जो होती हैं वो फंक्शनल होती हैं, जबकि ऑरिकुलर मसल्स क्या थी? विस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का आप देखते हो जो कैनाइन टीथ होता है, कैनाइन जो टीथ होता है वो डेवलप्ड होता है।
कैनाइन टीथ जो होता है वो डेवलप्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें शॉर्ट टेल भी देखी गई है, जबकि अब तो टेल है नहीं। तो कभी कभी यंग वन में ये भी देखा गया है। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा निप्टल, तो ये सारे एटाविज्म के जो है आपके एग्जांपल्स हैं। अब इस एटाविज्म के बाद में जो एविडेंसेस दिए गए वो दिए गए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर दो थ्योरी दी गई थी, जिसको बोला गया था रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। समझेंगे इस बायोजेनेटिक लॉ को और रिकैपिटुलेशन थ्योरी को, क्या होता है। तो देखते हैं यहां पर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में आप देखोगे, अगर सारे एम्ब्रियो की बात करो, आप वर्टिब्रेट में अगर एम्ब्रियो की बात करो तो जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होगा। तो शुरुआत में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो चाहे आप किसी की बात करिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम ही दिखेगा हमें, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे एक चीज और, अगर इन्वर्टिब्रेट्स के लार्वा देख लो आप, सारे तो एक ही जैसे लगेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देख लो, वो भी एक जैसी लगती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देख लो तो उसमें भी वही हमें समझ में आता है। और आप अगर बात करो प्लांट के एम्ब्रियो की, तो प्लांट के भी एम्ब्रियो जो है एक ही जैसे सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में, तो शुरुआत में हमें पता नहीं चलता है कि ये जो एम्ब्रियो है ये किसका है, बर्ड का है कि ह्यूमन का है या किसका है। तो शुरुआत के कुछ स्टेजेस सेम रहते हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एम्ब्रियोलॉजिकली दोनों सेम रहे होंगे, उनके एंसेस्टर सेम रहे होंगे, तभी तो ये एक जैसे सीक्वेंसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम होगा। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ने बोला कि शुरुआती जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो सेम रहते हैं, चाहे आप किसी भी वर्टिब्रेट की बात करिए। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक थ्योरी दिया गया जिसका नाम था रिकैपिटुलेशन थ्योरी। इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। अभी तो नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था। रिकैपिटुलेशन, रिकैपिटुलेशन थ्योरी में जब आप पहुंचोगे तो इसको बोलोगे 1828 में। 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन बियर। वॉन बियर ने बोला इसको, इनको एक्चुअल में फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। तो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी ये हैं। तो देखो वॉन बियर ने 1828 में क्या बोला, तो इनका जो लॉ था उसको बोला गया बियर्स लॉ, ठीक है। बियर लॉ ने क्या बोला, देखिए इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन्होंने क्या बोला, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वहां पर जो है दो फीचर देखने को मिलते हैं। एक फीचर होते हैं उनको बोलते हैं हम जर्नलाइज्ड फीचर, ऐसे समझते हैं। इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। एक जो कैरेक्टर थे उनको हमने क्या बोला, दे आर नोन एज जर्नलाइज्ड फीचर। जर्नलाइज मतलब जर्नल फीचर जो सब में देखने को मिलेंगे।
तो जनरलाइज्ड फीचर हो जाएंगे। जैसे मैं ये भी बता देता हूं कौन कौन से, ऐसे ब्रेन हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हुआ, ये सारे जनरलाइज। भाई वर्टिब्रेट है तो ब्रेन भी होगा उसके पास, स्पाइनल कॉर्ड भी होगा, एक्सियल स्केलेटल भी होगा। उसके बाद एक्सियल स्केलेटल के अलावा आप बोलोगे एओर्टिक आर्केस भी होंगे। तो एओर्टिक आर्क भी होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारे जो थे ये सब में कॉमन थे, तो आप लिख लोगे कॉमन इन ऑल वर्टिब्रेट। तो जितने भी वर्टिब्रेट थे सब में ये सारी बातें कॉमन थी, ब्रेन भी था, स्पाइनल कॉर्ड भी था, एक्सियल स्केलेटल भी था, एओर्टिक आर्क भी थे, ये सारी चीजें सेम देखने को मिल रही थी, इनका डेवलपमेंट भी सेम देखने को मिला। तो ये सारे फीचर जनरलाइज फीचर हैं, जनरलाइज कैरेक्टर हैं, क्योंकि सारे वर्टिब्रेट में थे। चाहे आप रेप्टाइल की बात करो, चाहे आप बर्ड्स की बात करो, चाहे आप मैमल्स की बात करो, सब में थे। लेकिन इन फीचर्स के अलावा कुछ और फीचर जो है उसके बाद में डेवलप होते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद में, अर्लियर डेवलपमेंट के बाद में कुछ और फीचर डेवलप होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेशल फीचर। क्या बोलते हैं? स्पेशल फीचर। तो जर्नलाइज फीचर तो सब में सेम थे, लेकिन कुछ स्पेशल फीचर सब में अलग अलग थे। तो स्पेशल फीचर क्या थे देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैमल में क्या था? मैमल का सबसे स्पेसिफिक फीचर क्या था? मैमल्स में हेयर का डेवलपमेंट होने लगा। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि बाकी जगह पे हेयर नहीं है, तो भाई ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। दूसरा देखिए, ऐसी जब आप बात करोगे बर्ड्स में, तो बर्ड्स में आप देखोगे वहां पर फेदर का डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये जो कैरेक्टर थे, ये मैंने क्या बताया आपको, जो है ये कैरेक्टर जो थे वो कैसे थे? स्पेशल फीचर थे। जी बिल्कुल, मेमोरी ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि रिकैपिटुलेशन थ्योरी ने क्या बोला कि देखिए भाई सब कुछ ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक ही एंसिस्टर्स हैं, क्योंकि उनके जो जनरलाइज फीचर है वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ स्पेशल फीचर भी आ गए। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी हुआ कि नहीं? रिकैपिटुलेट का मतलब होता है अपने पुनरावृत्ति करना, किसी चीज को बार बार आना, उसको रिकैपिटुलेशन बोलते हैं। तो जितने भी एनिमल थे कहीं ना कहीं अपने एंसिस्टर्स को ही दिखा रहे थे, चाहे आप जिसको देख लो, उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंसिस्ट्रल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही दिखा रहे थे, इसलिए हमने बोला उनको जनरलाइज फीचर। स्पेशल फीचर हो गए। अब देखिए, इस बात को थोड़ा और मॉडिफाई किया अर्नेस्ट हीकल ने। अर्नेस्ट हीकल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया, इस बिल्कुल सेम ही था, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं। अर्नेस्ट हीकल थे और उन्होंने 1866 में क्या बोला, नाम मैं लिखे दे रहा हूं, अर्नेस्ट हीकल। अर्नेस्ट हीकल ने क्या बोला? देखिए, अर्नेस्ट हीकल ने बोला कि एक बायोजेनेटिक लॉ दिया, और उन्होंने बोला, इसको लिख लेते हैं, बायोजेनेटिक लॉ। और देखिए क्या बोला इन्होंने बोला ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। अब भाई ये क्या बला हो गई? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, समझते हैं इस बात को। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या था? ऑन्टोजेनी का मतलब था कि किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री, तो आप लिख लोगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री क्या कहलाएगी? ऑन्टोजेनी कहलाएगी, ठीक है। अब आती है बात फाइलोजेनी की। तो ऑन्टोजेनी का मतलब हम समझ गए, अर्नेस्ट हीकल के मुताबिक क्या था कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो लाइफ हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म की उसकी बात कर रहे हैं, वो है ऑन्टोजेनी, एक टर्म दिया गया। ऐसे ही फाइलोजेनी के बारे में बोला गया
और फाइलोजेनी में क्या बोला गया? फाइलोजेनी का मतलब था जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तो यहां पर लिख लोगे आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस। तो किसी ऑर्गेनिज्म की जो रेस है उसकी अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम देखें तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। ठीक है, अब देखिए इस अर्नेस्ट हीकल ने क्या बोला, एक लाइन में इन्होंने इस बात को समझाया, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, और इस पूरी लाइन का मतलब क्या। तो इन्होंने बोला, इस लाइन को अगर डिकोड करें हम तो इन्होंने बोला ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट्स ancestral history, repeats its ancestral history during its development. तो इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट के टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को ही रिपीट करते हैं। तो ये क्या हो गया, बायोजेनेटिक लॉ हो गया। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट एविडेंसेस जो था वो था बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। समझते हैं बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में क्या है, एक वर्ड आता है जिसका नाम है पेंजिया। आप लोग जानते ही होंगे पेंजिया किसको बोलते हैं। पेंजिया का मतलब होता है कि पूरा अर्थ जो था वो एक पूरा लैंड मास था, अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ था, ना एशिया बना था, ना यूरोप बना था, ना ऑस्ट्रेलिया बना था, ऐसा कुछ नहीं था। पेंजिया का मतलब एक कंप्लीट अर्थ मास था। और ये कब था, तो आप बोलोगे कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस जो था, टाइम जो था उस समय आप बोलोगे करीब करीब 345 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात रही होगी। तो कार्बोनिफेरस पीरियड चल रहा था उस समय, है ना। और कार्बोनिफेरस पीरियड जो था उसी टाइम पे क्या हुआ, ये एक सिंगल लैंड मास था, मतलब एक ही अर्थ एक में ही थी, ऐसा नहीं कुछ अलग अलग था, कोई बैरियर नहीं था यहाँ पर। ठीक है, सिंगल लैंड मास था। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस हुए। कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस हुए, और जो ये जियोग्राफिकल चेंजेस हुए उनमें जो लैंड मास था वो टूट गया, ब्रेक हो गया। लैंड मास क्या था, ब्रेक कर गया। ठीक है, ब्रोक कर गया, ब्रोक ऑफ एंड ड्रिफ्टेड, यानी कि अलग अलग हो गया, जो जिधर था उधर भागने लगा। अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, तो एक दूसरे से वो दूर भागने लगे। जैसे पेंजिया था ये पूरा ऐसे ऐसे, तो ऐसे कुछ डिवीजन हुआ, ये अलग बन गया लैंड मास, ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, तो ऐसे सेपरेट हो गए। तो जियोग्राफिकल इविडेंसेस का मतलब यही था कि अगर ये एशिया बन गया, ये यूरोप बन गया, ये ऑस्ट्रेलिया, अगर इन सबको हम मिला दें, अफ्रीका, सबको मिला दें अगर, तो ये पूरा पेंजिया वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, पूरा सिंगल लैंड मास जैसा लगने लगेगा। तो बात क्या हुई, एविडेंसेस क्या दिए गए कि भाई कभी ना कभी सब एक ही धरती पे रह रहे होंगे, एक ही पूरे लैंड मास पे रह रहे होंगे, आसानी से आपस में इंटरचेंज कर रहे होंगे। लेकिन अभी जब यहाँ पर जो एनिमल है यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये बीच में बैरियर आ गया, यहाँ बैरियर आ गया, यहाँ बैरियर आ गया। ठीक है, तो इनसे भी हमें एविडेंसेस मिले, जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस थे वो भी इवोल्यूशन में कहीं ना कहीं रोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब कुछ और बातें बताई गई, जैसे एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बताया गया। एडेप्टिव रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बताया गया एडेप्टिव रेडिएशन में, पहले भी मैं डिस्कस किया हूं आप लोगों के साथ में। एडेप्टिव रेडिएशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी बोलते हैं।
समझते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन है क्या? तो देखिए एडेप्टिव रेडिएशन हम कैसे समझेंगे? कोई कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, कोई कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म है किसी एनिमल की, ठीक है। यहां पर होगा क्या है, ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, यहां पर क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर, अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने लगेगा। आप लिखोगे डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि इवोल्यूशन हुआ, नीड होगी उनको, इसलिए हुआ। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोल ही रहे थे क्या, होमोलॉगस ऑर्गन। ऑरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, होमोलॉगस ऑर्गन होगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल दिया गया एनसीईआरटी में, एक डायग्राम बना हुआ है और एग्जांपल दिया गया किसका, डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस कुछ नहीं थी, बर्ड्स थी जो गैलापागोस आइलैंड पे मिली थी डार्विन को, और उनके ऑनर में, उनके नाम की वजह से उनका नाम रख दिया गया डार्विन फिंचेस, क्योंकि उन्होंने काम किया था, इसके बारे में बताया। तो जो गैलापागोस आइलैंड था, है ना, उस पे उन्होंने क्या देखा, नाम मैं लिखे दे रहा हूं, गैलापागोस आइलैंड। इस आइलैंड पे उन्होंने बच्चों क्या देखा, गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने देखा, इस गैलापागोस आइलैंड पे करीब करीब 13 स्पीशीज हैं। कितनी स्पीशीज है? 13 स्पीशीज है। और 13 स्पीशीज की जो बीक है, जो उनकी चोंच है, वो बच्चों डिफरेंट है, लेकिन एंसेस्टर तो सेम ही थे, सब एक ही से बने हुए थे, लेकिन स्पीशीज अलग अलग हो गई क्योंकि बीक अलग अलग हो गई उनकी। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए हुआ क्या होगा, उस समय कंपटीशन इंक्रीज हुआ होगा, फूड के लिए मारा मारी रही होगी, फूड कम पड़ रहा होगा, तो सबने अपनी हैबिट को चेंज किया, और हैबिट को चेंज करते करते उनकी बीक भी इवोल्यूशन की वजह से चेंज हो गई, और जब इवोल्यूशन की वजह से बीक चेंज हुई तो वो नई नई स्पीशीज बन गई। जैसे उनमें कुछ फिंचेस थी, उनके नाम अगर आप देखोगे तो कुछ वुडपीकर फिंचेस थी, कुछ लार्ज ग्राउंड फिंचेस थी जो ग्राउंड पे रहती थी बड़ी बड़ी, कुछ कैक्टस ग्राउंड फिंचेस थी जो कैक्टस पे फीड करते थी, कुछ वेजिटेरियन ट्री फिंचेस थी जो पत्तियों को खाती थी, कुछ इंसेक्टिवोरस थी जो इंसेक्ट्स को खाती थी, कुछ वार्बर ट्री फिंचेस थी जो म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करती थी, संगीत वाला, है ना, साउंड निकालती थी अच्छा सा, तो उनको वार्बर फिंचेस बोला। तो इस तरीके से बहुत सारी फिंचेस थी जिनका एंसेस्टर सेम था, लेकिन वो आगे जाके ड्यू टू कंपटीशन हैबिट से इवोल्यूशन हुआ, और उसकी वजह से वो अलग अलग जो है स्पीशीज का फॉर्मेशन कर। ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल बच्चों हम पढ़ते हैं डार्विन फिंचेस के अलावा, मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सुपियल्स हैं, मार्सुपियल्स आपको पता ही होगा, एक डायग्राम इसका भी बना हुआ एनसीईआरटी में, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो मार्सुपियल रेडिएशन हुआ, एंसेस्टर सेम था, उन्हीं से क्या हुए, टाइगर कैट, बैंडेड एंडीटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकॉट, कोयला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लैडर, ये सारे एक ही एंसेस्टर से अलग अलग इंडिविजुअल्स बने। तो मार्सुपियल जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते। तो हमें समझ में आ गई बात कि भाई देखो, मार्सुपियल का एंसेस्टर सेम था, लेकिन कंपटीशन की वजह से उनमें क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, और उसकी अलग से, उसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग तरीके की स्पीशीज डेवलप हो। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका एडेप्टिव रेडिएशन का। और एडेप्टिव रेडिएशन क्या दिखाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब देखते हैं इसके बाद में, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बाद में बात आती है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझते हैं इस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या था, इसको हम बोलते हैं दूसरे नाम से एडेप्टिव कन्वर्जेंस, एडेप्टिव कन्वर्जेंस इस नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें एग्जांपल आप पहले भी देख चुके हो, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के जो विंग्स हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे, बर्ड्स जो हैं और जो बैट्स हैं वो भी क्या शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर किसी की ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनको बोलोगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखिए किया क्या गया, इसमें एक एग्जांपल दिया गया कि भाई, एक और एग्जांपल दिया गया कि प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मैमल को अगर आप क्या करो, अगर उनको आप कंपेयर करो, ठीक है, एक तरफ उन्होंने बोला कि प्लेसेंटल मैमल को और दूसरी तरफ मार्सुपियल मैमल को कंपेयर करो। तो एग्जांपल देखिए, एक तरफ हमने लिख लिया प्लेसेंटल मैमल और दूसरी तरफ हमने लिख लिया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल या ऑस्ट्रेलियन मैमल, सॉरी मार्सुपियल मतलब ऑस्ट्रेलियन मैमल्स। इन मैमल्स को कंपेयर किया हमने प्लेसेंटल मैमल्स। अब देखिए इनमें एडाप्टेशन क्या था, तो देखिए अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं लेकिन काम सेम ही करेंगे। कैसे, देखिए प्लेसेंटल मैमल में अगर हम मोल को ले लेते हैं, मोल का काम क्या होता है, उसके पास एडेप्टेबिलिटी होती है, बरोइंग, बिल बनाता है। ऐसे ही आप मार्सुपियल मोल को भी ले लो, ये तो केवल ऑस्ट्रेलिया में था, तो मार्सुपियल मोल भी वही काम कर रहा है और ये सिंपल प्लेसेंटल जो मैमल है वो भी वही बरोइंग वाला काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल होता है आंट ईटर, ज्यादा नहीं यहाँ पर आपको पढ़ना। आंट ईटर क्या करता था, डिगिंग करता था, बिल को खोद के वहां से चींटियां खाता था, डिगिंग करता था। तो आंट फीडर था कि नहीं था, डिगिंग करता था, आंट फीडर था। ऐसे ही अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की, नोम्बेट, ये भी आंट ईटर ही है लेकिन इनका एंसेस्टर अलग है, प्लेसेंटल मैमल का एंसेस्टर अलग है। ठीक है, अब देखिए ऐसे आप आओगे लीमर की बात करोगे, लीमर आर्बोरियल होते हैं, ट्री पे रहने वाले, इनको पकड़ के चलने वाले। ऐसे ही आप देखोगे यहां पर कौन था, तो यहां पर आप बोलोगे स्पॉटेड कस्कस, ये एनिमल का नाम है स्पॉटेड कस्कस। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। तो 3 एग्जांपल मैंने आपको बताया। ऐसे ही आप बोलते हो वोल्फ, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कुछ ही याद रखिए। ये डॉग लाइक होता है, डॉग जैसा दिखेगा। और इसी के कंपेयर में अगर आप तास्मानियन वोल्फ की बात करो तो वो भी आपको कैसा दिखेगा, सेम डॉग लाइक दिखेगा। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। अब ऐसे ही आप देखोगे यहां पर बायोकेमिकल और कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकल से भी एविडेंसेस कुछ मिले। तो जैसे ही देखिए आप एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड, और किसके साथ में, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इंडिविजुअल्स का सेल्स ले लेते हैं और उनका अगर बायो कंपोजिशन जो है, बायोकेमिकल कंपोजिशन, उसको निकालते हैं, देखते हैं बायोमोलिक्यूल सारा सेम है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपस में एंसेस्ट्री फॉलो कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी अगर आप देखोगे, सेल की स्टडी करोगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऑर्गन सेम ही जैसे दिखेंगे। ऐसे ही आप बोलोगे टैक्सोनॉमी से भी, ये आपने 11th में पढ़ा होगा टैक्सोनॉमिकल चीजें, तो वहां से आप को रिलेट कर सकते हो कि सारे कैसे जो है सिमिलर ट्रेट के इंडिविजुअल को सिमिलर ग्रुप में रखा गया।
ऐसे ही जेनेटिक्स से भी आप देख सकते हो, एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स। तो इस तरीके से इतने सारे एविडेंसेस दिए गए, जो है कॉन्सेप्ट दिया गया इतना सारा कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से वहां पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपके एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से जो है रूट से, जेनेटिक्स के थ्रू हम बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल एविडेंसेस बोल सकते हैं, साइटोलॉजिकल बोल सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें लैमार्किज्म ने क्या बताया, लैमार्क ने क्या बताया, लैमार्किज्म बोला गया उसको, डार्विन ने क्या बताया, डार्विनिज्म बोला गया, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बोली गई, उसके बाद बायोसिंथेटिक थ्योरी बोली गई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी जिसको बोला गया है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।